अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ CS 601 की लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 के तमाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप अपनी मिड टर्म की पेपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल पर आपको बेस्ट पेपर प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इसके साथ व्यू की डिफरेंट टिप्स और ट्रिक को भी शेयर किया जा रहा है, तो अपने मैक्सिमम फेलोज़ के साथ भी ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट, मेरी एक बहुत प्यारी स्टूडेंट है, उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। हमारी बुक का नाम ही डेटा कम्युनिकेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। डेटा कम्युनिकेशन दरअसल इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है। ये एक्सचेंज एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के दरमियान होता है और इसके लिए किसी न किसी ज़रिए या फिर ट्रांसमिशन मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो डेफिनेशन दी गई है आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो तीन चीज़ें हमें बताई गई हैं कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से, और किसके थ्रू? एक ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि डेटा कम्युनिकेशन रिक्वायर अ ट्रांसमिशन मीडियम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन टू प्रोटोकॉल्स, टू एंटिटीज, टू वायर्स या टू बिल्डिंग्स। तो इसका जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है कि टू एंटिटीज, तो जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो टू या इससे ज़्यादा एंटिटीज के दरमियान होती है। स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री बयान की गई है, इसके अंदर से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं। यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर है कि मॉडर्न टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बिगन इन 1837 विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राम। तो स्टूडेंट, आपने ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राम किसने इन्वेंट किया था? तो ये हमारे पास सैमुअल मॉर्सल ने इन्वेंट किया था। इसके अलावा स्टूडेंट, जो सेकंड एमसीक्यूज आपका हो सकता है कि टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? तो वो हमारे पास अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये तो आप बहुत जगह पढ़ के आ चुके हैं। ये जो सारा कंटेंट है ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इस वजह से मैं आपको ये तमाम चीज़ें कैंसिल करवा रही हूँ। यहाँ से स्टूडेंट, जो आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि डेटा कम्युनिकेशन की डिफ़ाइन और इसकी जो मॉडिफाइड डिफ़ाइन है वो क्या है। डेटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डेटा। तो स्टूडेंट, ये एक्सचेंज ऑफ डेटा है 0 और 1 की फॉर्म में। आपको पता है कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म को समझता है, तो ये ट्रांसमिशन को एक्सचेंज करता है, या फिर जो डेटा ट्रांसमिशन है वो हमारे पास एक्सचेंज है डेटा का 0 और 1 की फॉर्म में। किसके दरमियान? दो डिवाइसेस, कंप्यूटर के दरमियान, और किसके थ्रू? ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। तो स्टूडेंट, ये आपकी डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और स्टूडेंट, आपको कहीं स्लाइड्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ आपने जस्ट इसी को अच्छे तरीके से करना है। अब देखिए, हमारे पास कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, एक लोकल और दूसरी रिमोट। अब लोकल कौन सी होती है? अगर डिवाइसेस करीब हों किसी एक कमरे में या किसी इमारत में। तो स्टूडेंट, जो बहुत करीब चीज़ें होती हैं, जैसे आपके घर में वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है, तो आपके घर में जो भी डिवाइसेस हैं वो उसके साथ कनेक्ट हैं, तो वो आपका कौन सी कम्युनिकेशन हो रही होगी? आपकी लोकल कम्युनिकेशन हो रही होगी। इसके बाद स्टूडेंट, अगर हम रिमोट में देखें तो रिमोट का मतलब क्या है कि अगर डिवाइसेस हमारी दूर दूर हैं, जैसे स्टूडेंट रिमोट लफ्ज़ से ही ये जाहिर है। तो इसके बाद स्टूडेंट, जैसे हमने ऊपर डेटा कम्युनिकेशन की बात की, तो स्टूडेंट, एक ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस किया जा रहा होता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो आपने क्या जो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है वो है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट, अब किसी भी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की इफेक्टिवनेस होती है, वो उसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से ही याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। सबसे पहले हमारे पास डिलीवरी, दूसरा एक्यूरेसी, और थर्ड पर है आपके पास टाइम लाइन्स। तो स्टूडेंट, ये हम नेक्स्ट हमारे अपकमिंग टॉपिक्स में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, आपका जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं किसी भी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के। तो हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला तो स्टूडेंट ये आपका एमसीक्यूज है कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में 5 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 पर मैसेज, नंबर 2 पर आपके पास सेंडर, रिसीवर, मीडियम, और नंबर 5 पर जो आपके पास है वो है प्रोटोकॉल। तो अब हम देखते हैं हमारे पास मैसेज क्या होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा जो कम्युनिकेट किया जा रहा होता है तो वो मैसेज होता है हमारे पास। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो ऑडियो भी हो सकती है, और वो वीडियो भी होती है। और स्टूडेंट, इन शॉर्ट एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाइनरी बिट्स आर कॉल्ड मैसेज। तो ये मैसेज की आपके पास डिफाइन है। स्टूडेंट, ये भी आपने याद नहीं करना,
ये तमाम चीज़ें आपने स्किप कर देनी। तो स्टूडेंट अब सेंडर क्या होता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि जो चीज़ें सेंड कर रही होंगी मैसेजेस को, और वो जो सेंडिंग वाली मैसेजेस हो सकते हैं वो हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, और स्टूडेंट हम करेंगे किसके थ्रू, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन भी, या फिर वीडियो कैमरा। और स्टूडेंट रिसीवर क्या है, जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। अब रिसीव कौन कर सकता है, कंप्यूटर भी कर सकता है, कोई भी वर्क स्टेशन भी। मीडियम स्टूडेंट कि आप वो मैसेज ट्रांसमिट किसके थ्रू कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप फ़ोन पर अपने दोस्त को कोई मैसेज कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो या फिर टेक्स्ट, तो आप किसके थ्रू कर रहे होते हैं, आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हैं। या फिर अगर मीडियम को हम देखें तो हमारे पास ये सेल फोन्स भी हो सकते हैं, या फिर हमारी जो वायर्स होती हैं, केबल वायर्स होती हैं, वो भी हो सकती हैं। स्टूडेंट अभी आप बिगिनर लेवल पर हैं, आपका लेक्चर नंबर 1 है, तो आप इसे किसी भी स्पेसिफिक मीडियम के थ्रू जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास वायर्स भी हो सकती हैं, हमारे पास जो केबल्स होती हैं ये भी हो सकती हैं, और इसके साथ साथ आपकी डिवाइसेस भी हो सकती हैं। अब प्रोटोकॉल क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर सिर्फ आपको शॉर्ट सा इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि सेट ऑफ गवर्निंग रूल या फिर गवर्निंग जो कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। जैसे स्टूडेंट आप जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश की एक ग्रामर होती है, उस पर कुछ रूल्स होते हैं कि सब्जेक्ट कब आएगा, ऑब्जेक्ट कब आएगा, वर्ब कब आएगा, सेंटेंसेस होते हैं। तो आप यही समझे कि प्रोटोकॉल्स हमारी डेटा कम्युनिकेशन की ग्रामर है। जिस तरह आपकी इंग्लिश ग्रामर होती है, इसी तरह डेटा कम्युनिकेशन की जो ग्रामर है वो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स में हम उन रूल्स को पढ़ते हैं कि दो डिवाइसेस किस तरह से कनेक्ट होंगी। देखिए स्टूडेंट, विदाउट प्रोटोकॉल के बगैर दो डिवाइसेस कनेक्ट तो हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। यानी कि स्टूडेंट जो दो डिवाइसेस, दो फ़ोन कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, इसी को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर मैं कट भी कर देती हूँ ताकि जब आप हैंड आउट से प्रिपरेशन करने लगें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट यहाँ से आपका कुछ भी पेपर में नहीं आता। ऊपर मैंने आपको डिलीवरी टाइमलाइंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था स्टूडेंट, तो वो मैं अगेन आपको रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पर भी स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स हैं कि सेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन डायलॉग बिटवीन नेटवर्क यूजर आर एप्लीकेशन, कोई भी जो नेटवर्क्स होते हैं या फिर एप्लीकेशंस होती हैं उनके दरमियान जो डायलॉग हो रहा होता है वो सेशन होता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, अगर आपके फ्रेंड के साथ 20 मिनट्स कॉल चलती है तो आपकी कॉल का सेशन क्या होगा, 20 मिनट्स। अब हम देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क में आपको ऊपर भी पढ़ा के आ चुकी हूँ कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इसे हम नेटवर्क कहते हैं। और स्टूडेंट नोड क्या होता है, नोड वो पर्टिकुलर डिवाइस है जिसे हम किसी भी नेटवर्क के अंदर अटैच कर रहे होते हैं। तो ऊपर स्टूडेंट मैंने आपको वो कंसेप्ट थोड़े से मैं उसे समझा देती हूँ आपको। वैसे तो आपके आगे बहुत अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन किए जाएंगे कि डेटा की एफिशिएंसी होती है हमारे पास 3 तरह के टाइप्स पर डिपेंड कर रही होती है। डिलीवरी यानी कि स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक स्मॉल से एग्जांपल के साथ समझाऊं कि आपने पिज़्ज़ा मंगवाया है अपने घर, लेकिन आपकी जो डिलीवरी है वो आपके नेबर्स में चली गई है, तो आपका पिज़्ज़ा आपके घर नहीं आया। तो स्टूडेंट क्या ये इफ़ेक्टिव है? बिल्कुल भी नहीं। तो किसी भी कम्युनिकेशन में जो इफेक्टिवनेस है वो डिलीवरी पर भी डिपेंड करती है। एक्यूरेसी यानी कि स्टूडेंट आपने 3 पिज़्ज़ा मंगवाए लेकिन आपका 1 पिज़्ज़ा डिलीवर हुआ, तो क्या ये एक्यूरेसी है? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट। और दूसरी बात कि आपने रात 8 बजे पिज़्ज़ा मंगवाया लेकिन आपका जो पिज़्ज़ा है वो रात 12 बजे आपको डिलीवर हुआ, तो ये आपकी टाइमलाइंस के खिलाफ है। तो यही जो 3 चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी होती हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है उसकी डिलीवरी ठीक टाइम पर होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, और जो उसकी टाइमलाइंस हैं वो भी हमारे पास एक्यूरेट होनी चाहिए। लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हमें बताया गया है लिंक। तो स्टूडेंट लिंक हमारे पास क्या होता है, एनीथिंग दैट फिजिकली कनेक्ट टू नोड्स। जो दो नोड्स को, अब मैं नोड भी आपको पढ़ा के आ चुकी हूँ कि कोई भी कंप्यूटर, कोई भी प्रिंटर, कोई भी स्कैनर जो आपके नेटवर्क में अटैच है वो नोड कहलाता है। तो उससे अगर हम फिजिकली कनेक्ट करते हैं वो हमारे पास लिंक होता है। अगर मैं आपको आसान से एग्जाम्पल दूँ तो आपका मोबाइल भी एक नोड है और आपका जो चार्जर है वो भी एक नोड है। आप जब अपनी मोबाइल के अंदर प्लग इन करते हैं चार्जर को तो वो आपका लिंक हो जाता है। और किसके थ्रू आप करते हैं स्टूडेंट, आप वायर या केबल के थ्रू अपना चार्ज कनेक्ट करते हैं। सॉरी स्टूडेंट, अब हमने पढ़ना है पाथ। तो पाथ के अंदर क्या होता है कि एंड टू एंड रूट विद इन अ नेटवर्क। तो ऐसा रास्ता जिसके थ्रू हमारे नेटवर्क ने ट्रैवल करना होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पाथ। तो नेक्स्ट हमारे पास सर्कल। तो स्टूडेंट दैट कंडक्ट ओवर विच डेटा ट्रैवल। तो स्टूडेंट डेटा ने ट्रैवल किसके थ्रू करना है, अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं, स्टूडेंट आपका जो स्कूल है वो आपका एक नोड है और आपने उसे लिंक किसके थ्रू किया है, आपकी जो
सड़क है, रोड है, तो स्टूडेंट रोड आपका लिंक हो गया, पाथ यानी कि जितना वो रास्ता होगा आपके स्कूल और आपके घर के दरमियान जितनी सड़क है वो आपका पाथ है। और स्टूडेंट सर्किट क्या है, सर्किट के आप किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आप बाइक पर जा रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं, तो ये इसकी आपके पास रियल लाइफ से एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं पैकेजिंग क्या होता है। स्टूडेंट कोई भी अगर हम देखें अपनी रियल लाइफ में भी, तो अगर हम डिलीवरी के अपना पिज़्ज़ा डिलीवर करवाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि जो डिलीवरी बॉय होता है वो तमाम पिज़्ज़ाज जो उसने डिलीवर करने होते हैं वो एक ही बॉक्स में रख के ले आता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो वो अलग अलग स्मॉल फिक्स्ड बॉक्सेस बनाता है और स्पेसिफिक एरिया में चला जाता है। तो यही हमारा सेम कॉन्सेप्ट डेटा कम्युनिकेशन में होता है, पैकेजिंग। तो स्टूडेंट पैकेजिंग क्या है कि डिवाइड मैसेज इनटू फिक्स्ड लेंथ पैकेट्स, मैसेज को फिक्स्ड लेंथ पैकेट्स में डिवाइड करना पीरियड टू ट्रांसमिशन ओवर अ नेटवर्क कम्युनिकेशन मीडियम। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन मीडियम पर भेजने से पहले डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स बना लेना हमारे पास पैकेजिंग है। और इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास रूटिंग क्या होती है, डिटरमाइन अ मैसेज पाथ फॉर सेंडिंग आर रिसीविंग नोड्स। तो स्टूडेंट ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर हमें रास्ता ही ना पता हो तो क्या हम ऐसे ही निकल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो यही जैसे मैं ऊपर आपको पिज़्ज़ा की एग्जांपल के साथ लेकर चल रही हूँ, अगर डिलीवरी बॉय को पता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं पता कि आपने अपना वो उसने जो डिलीवर कहाँ करना है पिज़्ज़ा, तो क्या स्टूडेंट वो एफिशिएंट है या फिर वो उसे डिलीवर कर पाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट। जो हमारे पास रूटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और रूटिंग का मतलब ही ये होता है कि सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस का डिटरमाइन करना, उनको उनका पहले से पता लगाना। और द ट्रांसमिशन मीडियम में इट सेल्फ बी अ नेटवर्क। तो स्टूडेंट ये भी हो सकता है कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो खुद भी एक नेटवर्क हो। सो रूटिंग नीड अ रूट नीड अ स्पेसिफाइड। तो रूट होना ज़रूरी है। जैसे स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊँ, आप अपने लैपटॉप के अंदर ही अक्सर इसी तरह करते हैं कि डिफरेंट फोल्डर्स बना लेते हैं, फिर एक जो फोल्डर के अंदर से दूसरी एक चीज़ को एक फोल्डर से उठाकर दूसरी फोल्डर में रखते हैं। तो स्टूडेंट क्या हुआ कि आपका ट्रांसमिशन मीडियम भी आपका लैपटॉप है और वो एज अ नेटवर्क आपके पास परफॉर्म कर रहा है। रियल लाइफ की एग्जांपल देने का मकसद यही है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और स्टूडेंट आपने ये जो डेफिनेशन है जो मैं आपको बताती जा रही हूँ आपने अभी याद कर लेनी। अगर आप 2 बार मेरी वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको यहीं पर ही सारी डेफिनेशन याद हो जाएंगे और आपने फौरी अपने एलएमएस पर जाकर अपना टेस्ट लेना है असेसमेंट क्विज के थ्रू। अब आप देखेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। स्टूडेंट नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। तो कम्युनिकेशन लिंक के साथ जितनी भी डिवाइसेस या जितने भी नोड्स हमारे पास कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम नेटवर्क कहते हैं। अब ये नोड क्या है, मैं ऊपर ही पढ़ा के आ चुकी हूँ कि कोई भी कंप्यूटर, कोई भी प्रिंटर, हमारे पास एक नोड होता है। द लिंक कनेक्टिंग नोड्स आर कॉल्ड। तो स्टूडेंट इन नोड्स को जो कनेक्ट कर रहा होता है वो हमारा कम्युनिकेशन चैनल नेटवर्क होता है। तो ये आपका एमसीक्यूज बहुत फेमस है और बहुत बार स्टूडेंट ये आपसे पूछा जाता है, आपके असेसमेंट क्विज में भी बहुत बार आएगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट करना हमारे लिए इम्प्रैक्टिकल है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि जो डिवाइसेस होती हैं वो बहुत दूर दूर होती हैं, तो इनको कनेक्ट करने का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास 2 डिवाइसेस हैं, एक लाहौर में है और एक इस्लामाबाद में है। तो अगर आप इसे वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट बहुत लंबी वायर होगी और आपके लिए बहुत मुश्किल भी होगा। और इसी तरह स्टूडेंट आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं और आपने इन्हें कनेक्ट करना होता है। तो अगर हम यही तरीका यूज़ करेंगे तो हमारी पूरी दुनिया में तारों का एक जाल बिछ जाएगा। तो अब हमने इसका हल भी तो निकालना है। तो इसका हल क्या है कि हम तमाम डिवाइसेस को एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर अटैच कर दें या कनेक्ट कर दें और इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। विच ऑल टर्मिनल और कंप्यूटर शेयर द लिंक्स। तो जहाँ पर तमाम कंप्यूटर और टर्मिनल्स लिंक को शेयर करते हैं। जिस तरह स्टूडेंट अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन में जीमेल के थ्रू आपको हैंडआउट मुहैया किए हैं, यही हाईलाइटेड हैंडआउट। तो स्टूडेंट क्या होगा, आप लिंक के थ्रू आसानी से हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही एक नेटवर्क है जिसके थ्रू हमें बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं। अब स्टूडेंट ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हम नेटवर्क को कितनी टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। हम नेटवर्क को 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क और दूसरा है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि नेटवर्क की कितनी टाइप्स हैं या फिर कितनी टाइप्स में इसे क्लासीफाई करते हैं। तो 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। अब स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग।
इसके बजाय कि एक लार्ज मशीन हो जो तमाम प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रही हो, हम एक सेपरेट कंप्यूटर का कुछ सब टास्क उसको दे देते हैं कि आपने ये काम करना है और उसकी स्पेसिफिकेशन पहले से ही कर देते हैं। तो स्टूडेंट इसे हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में। वैसे भी स्टूडेंट अगर एक कंप्यूटर को तमाम काम दे दिए जाएं तो वो उसके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा, और हमारी दुनिया में ऐसा कोई लैपटॉप, ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता जो तमाम सिस्टम को कंट्रोल कर सके। तो हम अपनी काम को आसान करने के लिए कंप्यूटर्स को सब टास्क देते हैं हर सेपरेट कंप्यूटर को। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है ऑफिस में या फिर आपके स्कूल कॉलेजेस में, तो वो आपका ऑफिस वर्क के तौर पर काम किया जाता है। आपकी ऑफिस के काफ़ी एम्प्लॉय होते हैं जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, कोई एक एम्प्लॉय पूरे प्रोजेक्ट को डील नहीं कर रहा होता। तो स्टूडेंट अब इसकी हमारे पास एडवांटेजेस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के? सबसे पहले तो सिक्योरिटी। तो स्टूडेंट सिक्योरिटी कैसी होती है कि अगर एक सिस्टम के पास तमाम चीज़ों का डेटा है तो उसकी जो इंटरेक्शन है वो हमारे पास सोफिस्टिकेटेड हो सकती है। तो स्टूडेंट जिस तरह यहाँ पर मिसाल है एटीएम बैंक की, अगर जब आप एटीएम जाते हैं तो सिर्फ आप मनी निकाल सकते हैं या फिर अपना डिपॉजिट वगैरह करवा सकते हैं। आप कभी भी तमाम लोगों की जो डिटेल्स होती हैं वो नहीं देख सकते या फिर बैंक की डिफरेंट डिटेल्स नहीं देख सकते। तो ये हमें एक तरह से सिक्योरिटी मुहैया करता है। दूसरा स्टूडेंट के डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, हर जो चीज़ होती है उसकी हम डिफरेंट डेटाबेस बना देते हैं। यहाँ पर गिवन भी है नो सिस्टम नीड टू प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी फॉर द इंटायर डेटाबेस, यानी कि एक सिस्टम को स्टोरेज कैपेसिटी नहीं देनी पड़ती। जैसे हम www पर जाते हैं और यूज़र डिफरेंट पेजेस को एक्सेस कर रहा होता है जो इंटरनेट पर कहीं भी पड़े होते हैं। और दूसरा कि फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्टूडेंट जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क होंगे, हमें पता होगा कि हमारे पास ये जो कंप्यूटर है या ये सर्वर है ये स्पेसिफिक काम कर रहा है, तो कोई भी जो इशू आएगा हम सिर्फ उसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को ठीक करके वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर एक इंटायर सिस्टम ही उसे हैंडल कर रहा होगा तो ये हमारे लिए बहुत टफ कंडीशन बन जाती है। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी थ्रू रिडंडेंसी। तो स्टूडेंट अब एक ही काम जब मल्टीपल कंप्यूटर कर रहे होते हैं तो रिडंडेंसी तो आएगी, लेकिन जब हमने पहले से ही काम बांटे हैं तो रिडंडेंसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी हमारे पास फ़ायदा। और दूसरा कोलैबोरेटिव प्रोसेसिंग, यानी कि काफ़ी सारे जो यूजर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं किसी एक टास्क के लिए एक दूसरे पर, तो ये भी हमारे पास इसका फ़ायदा है। इसकी जस्ट आपने नाम याद करने हैं, ये मैंने आपको क्लियर इसलिए करवाए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब हमने देखना है कि डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का क्राइटेरिया क्या है। तो स्टूडेंट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। हमारे पास 3 तरह का क्राइटेरिया, सबसे पहले है परफॉर्मेंस, दूसरा रिलायबिलिटी और तीसरा है हमारे पास सिक्योरिटी। तो स्टूडेंट ये आपने डायग्राम अपनी जहन में बना ली क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है और आपके शॉर्ट में भी आती है। परफॉर्मेंस क्या होता है? कैन बी मेजर्ड इन मैनी वे इंक्लूडिंग ट्रांसमिट एंड रिस्पॉन्स टाइम। तो परफॉर्मेंस को हम ट्रांसमिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम से समझ सकते हैं। कैसे स्टूडेंट? हमने एक मैसेज ट्रांसमिट किया तो वो कितने टाइम में ट्रांसफ़र हुआ और उसका रिस्पॉन्स है, यानी कि वो कितने टाइम में उसने रिस्पॉन्स दिया, तो ये हमारे पास इसकी परफॉर्मेंस होती है किसी भी नेटवर्क की। स्टूडेंट हम ये कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सबसे पहले कि नंबर ऑफ़ यूज़र, इसके साथ कितने नंबर ऑफ़ जो यूज़र्स हैं वो अटैच हैं। दूसरा कि हम कौन से टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास हार्डवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं और हमारा नेटवर्क क्राइटेरिया क्या है। तो स्टूडेंट जिस नेटवर्क के साथ ज़्यादा लोग अटैच होते हैं वो जाहिर सी बात है उसमें टाइम कंज्यूमिंग तो होता है और उसमें फ्लॉस भी ज़्यादा आते हैं। और दूसरी बात स्टूडेंट, अगर आपका कम्युनिकेशन मीडियम ही ठीक नहीं है तो हम ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि हमारी ट्रांसमिशन या हमारी कम्युनिकेशन बेस्ट होगी। जैसे स्टूडेंट आजकल तो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ किया जाता था, इससे पहले हमारे पास माइक्रोवेव, इसके अलावा केबल्स और वायर्स के थ्रू डेटा कम्युनिकेट किया जाता था जो कि रिलायबल नहीं था और रोज़ जो तारों की ब्रेकेज हो जाया करती थी। अब हम देखते हैं कि हार्डवेयर, तो स्टूडेंट हार्डवेयर पर ही डिपेंड करती है हमारी स्पीड और कैपेसिटी किसी भी ट्रांसमिशन की। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट, ये तमाम चीज़ें आपने याद नहीं करनी, बस सिर्फ मैंने आपको क्लियर करवाई हैं। आप नाम इनके याद करें और बाकी आप खुद ही लिख सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट रिलायबिलिटी में क्या होता है। रिलायबिलिटी हमारे पास डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, रिकवरी टाइम ऑफ द नेटवर्क फेलियर, फायर, अर्थक्वेक्स आर थीव्स। तो स्टूडेंट ये भी आपने इसके फैक्टर याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम
इसी तरह नेटवर्क की सिक्योरिटी भी बहुत अहम होती है, जैसे कि अनऑथराइज एक्सेस से इंसान बच जाता है और इसके साथ साथ हम वायरसेस से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क को। अगर कोई भी चीज़ ओपन होती है तो उसे प्रोटेक्ट करना मुश्किल होता है। मार्केटिंग और सेल्स में भी बहुत यूज़ करते हैं, हमारी फाइनेंशियल सर्विस जैसे बैंकिंग में बहुत इस्तेमाल होती है हमारी नेटवर्किंग। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इस्तेमाल होती है, जब हम कंप्यूटर एडिट डिज़ाइंस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग में जैसे हमारे पास टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास व्हाट्सएप है, जिसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे होते हैं और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी, इसके साथ साथ हम वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास केबल या टेलीविजन जो नेटवर्क्स होते हैं, इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंस है, और आपको स्टूडेंट पता है कि ये सैटेलाइट्स के थ्रू नेटवर्किंग की जाती है। बेसिक जो इस दूसरे चैप्टर में आपके पास 2 ही टॉपिक्स थे, पहला डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग और दूसरा नेटवर्क क्राइटेरिया। इस चैप्टर में एज इट इज़ कुछ भी याद करने वाला नहीं है, लेकिन लेक्चर नंबर 3 ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने ये नाम याद कर लेने हैं, जिसका टॉपिक है कम्युनिकेशन टास्क। तो हमारे पास आपसे ये पूछा जा सकता है डिस्क्राइब एनी 3 कम्युनिकेशन टास्क। तो स्टूडेंट अगर आप मैक्सिमम पॉइंट्स के नाम याद करके जाएंगे तो आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आराम से लिख सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। जैसे अब नंबर 1 पर है ट्रांसमिशन सिस्टम। तो स्टूडेंट ट्रांसमिशन यूटिलाइजेशन सिस्टम हमारे पास क्या होता है, इसकी हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले है मल्टीप्लेक्सिंग और दूसरे पर है कंजक्शन कंट्रोल। तो स्टूडेंट देखें, हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो बहुत महंगी और कीमती होती है, हमें इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है। तो मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं, एक ही रास्ते पर एक ही वक्त कई लोगों का डेटा सेंड करते हैं। अगर आपको याद होगा तो आपने CS आई थिंक सो 302 मुझे कोर्स बुक तो याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपने बहुत अच्छे तरीके से मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो हम एक ही वक्त में ज़्यादा लोगों का डेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारे सोर्सेज भी बचते हैं। इसके बाद है कंजक्शन कंट्रोल। तो स्टूडेंट जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जब एक ही रूट पर हम काफ़ी लोगों का डेटा भेज रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो ट्रैफिक होती है उसको हैंडल करने के लिए हम कंजक्शन कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट आपके पास कोई भी डिवाइस जैसे कंप्यूटर है, वो ट्रांसमिशन मीडियम के साथ जुड़ना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट एक ट्रांसमिशन मीडियम के साथ दूसरी डिवाइस का जुड़ना हमारे पास इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नल जनरेशन। तो हमारे पास ये MCQ इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रैवल थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। और स्टूडेंट ये भी MCQs आपका इंपॉर्टेंट है कि वंस आ इंटरफेरेंस इज इस्टेब्लिश सिग्नल जनरेशन इज रिक्वायर्ड। तो जैसे ही हम जो इंटरफेरेंस को बना लेते हैं तो सिग्नल जनरेशन ज़रूरी हो जाता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, अगर आपने अपने लैपटॉप और अपनी फ़ोन को एक वायर के साथ अटैच किया है, तो आपने अगर अपनी फ़ाइल सेंड करनी है तो फ़ाइल खुद ही उठकर लैपटॉप में नहीं चली जाएगी। आपकी मोबाइल से जो आपने फ़ाइल सेंड करनी है वो सिग्नल्स में ट्रांसफ़र होगी और वहाँ जाकर वो आपकी डिजिटली रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही बयान किया गया है कि वो कैपेबल होनी चाहिए प्रोमोगेट करने के लिए ट्रांसमिशन मीडियम को, और दूसरा कि जो रिसीवर साइड है उस पर इंटरप्रिटेबल एक रिसीवर लगा होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो हमारी डिवाइस होती है वहाँ पर जो मोडेम लगा होता है वो इन्हें डिजिटल फॉर्म में कर देता है। तो अब हम देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो स्टूडेंट सिंक्रोनाइजेशन में भेजने वाले और वसूल करने वाले की टाइमिंग मैच होनी चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट आपने जो मैसेज सेंड किया है वो उतने ही टाइम में रिसीव भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, आप जब अपनी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, अपनी फ्रेंड से कॉल पर होते हैं, तो अगर ऐसा हो कि आपने जो बात पहले की है वो बाद में रिसीव हो, तो कोई सेंस बनेगी आपकी कन्वर्सेशन की? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट। तो सिंक्रोनाइजेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद स्टूडेंट और ये इसकी डिफाइन भी आपने याद करनी है कि सिंक्रोनाइजेशन मीन द रिसीवर मस्ट बी एबल टू डिटरमाइन व्हेन एक्सपेक्ट अ न्यू ट्रांसमिशन एंड व्हेन टू सेंड एक्नॉलेजमेंट। तो कोई भी जो एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी होती है या कोई न्यू ट्रांसमिशन करनी होती है, हमारा जो रिसीवर होता है उसे इसका पता होना चाहिए और एक टाइम को फॉलो करना चाहिए। दूसरा है एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट ये जो मैनेजमेंट हो रही होती है, एक्सचेंज हो रहा था, उसे भी एक मैनेज किया जाता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इफ़ डेटा नीड्स एक्सचेंज, अगर हमें डेटा को एक्सचेंज करने की ज़रूरत है तो दोनों डायरेक्शन में एक टाइम पीरियड के थ्रू हम उसे एक्सचेंज करते हैं और दोनों पार्टीज़ होती हैं उन्हें कॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो ऐसा ही होता है स्टूडेंट, अगर फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप के थ्रू अपनी दोस्त को मैसेज सेंड करना है तो आपके दोस्त के फ़ोन में व्हाट्सएप होना ज़रूरी है। तो यही हमारी एक्सचेंज मैनेजमेंट है।
और ये भी कि आपका जो मैसेज है आपकी दोस्त तक ही पहुंचना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो एरर्स तो आते हैं, और एरर्स आना एक नेचुरल सी बात है। दुनिया का बेस्ट सिस्टम ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई एरर ना आता हो। तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ऑल कम्युनिकेशन सिस्टम देयर इज अ पोटेंशियल रिस्क फॉर एरर एंड इम्पार्टमेंट्स। तो एक पोटेंशियल रिस्क होता है हमारे पास एरर्स का और इम्पार्टमेंट्स का। तो स्टूडेंट ऐसे सिग्नल जो डिसॉर्ट हो जाते हैं या फिर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पाते, डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही डैमेज हो जाते हैं, उनको हम डिटेक्शन जिनकी करते हैं, करेक्शन करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेक्शन एंड करेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा फ्लो। तो स्टूडेंट ये हमारे नेटवर्क के टास्क हैं जो एक नेटवर्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये चीज़ें हम मैनुअली तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक नेटवर्क हमने बनाया है तो ये तमाम टास्क बहुत इजीली परफॉर्म हो सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट डेटा फ्लो। तो डेटा फ्लो में यही है कि हमने जिस डेस्टिनेशन पर अपना डेटा सेंड किया है वहीं पर पहुंचना चाहिए, और जो स्पेसिफिक डेटा है उसकी स्पीड को भी हैंडल करना हमारे पास डेटा फ्लो है। आसान अल्फाज में डेटा को कंट्रोल करना। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास है एड्रेसिंग एंड रूटिंग। तो एड्रेस हमारे पास क्या होता है, मैंने अभी आपको ऊपर ही समझा दिया है कि जिस एड्रेस पर आपने सेंड किया है उसी एड्रेस पर जाना चाहिए, एक्यूरेट एड्रेस पर। और दूसरी बात, रूटिंग के बेस्ट वे से जाना चाहिए, जो वे हमने डिस्कस किया है या जो हमने मेंशन किया है उसी के थ्रू जाना चाहिए हमारा मैसेज। जिस तरह अगर हम ईमेल करें तो उसका एक अलग मेथड होता है, एक अलग रूट होता है। अगर हम व्हाट्सएप करते हैं उसका एक अलग रूट होता है, जबकि हमारी जो सिंपल कॉल होती है उसका एक अलग रूट होता है। और रिकवरी, अगर स्टूडेंट कोई टेक्नोलॉजिकल फ्लॉ आ जाते हैं, कोई इंटरप्शन आ जाती है, तो हम अपने डेटा को रिकवर भी कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर रहकर, और ये नेटवर्क का टास्क है। दूसरा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी सिस्टम में, चाहे वो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमारी जो सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा है कि द सेंडर नीड टू बी इंश्योर्ड दैट, जो सेंडर है उसे इन बातों का पता होना चाहिए कि इंटेंडेड रिसीवर रिसीव द डेटा, कि जिस रिसीवर को उसने सेंड किया है वही रिसीव करेगा डेटा, और जो डेटा है वो डिलीवर होगा अनअल्टर्ड, यानी कि डेटा चेंज नहीं होगा, वैसे ही सेंड हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट आपको पता होता है कि आपने अपनी फलां दोस्त को मैसेज किया है और ये मैसेज किया है, और एज इट इज़ आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है एक नेटवर्क के थ्रू। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल हम वैसे ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर एंटिटी इज एनीथिंग सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट आपने CS 304 और 304 एंड 403, तो ये कोड बहुत मैच होते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है। इसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से एंटिटी पढ़ा है, तो ये समझाने की आपको जरूरत नहीं है। सिस्टम इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग मोर देन वन एंटिटी। तो एक एंटिटी हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो रिसीव करती है या सेंड करती है इन्फॉर्मेशन को, तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एंटिटीज़ होंगी तो उन्हें हम सिस्टम बोल देते हैं। फॉर कम्युनिकेशन अकर दीज एंटिटी मस्ट एग्री ऑन प्रोटोकॉल। तो अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है तो तमाम एंटिटीज़ का किसी एक प्रोटोकॉल पर एग्री करना जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास प्रोटोकॉल की डिफाइन है कि प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग कम्युनिकेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो डेटा कम्युनिकेशन है उसकी ग्रामर को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं, सारे रूल्स को डिफाइन करने को। तो इसके बाद स्टूडेंट अगर दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उनके दरमियान कोई प्रोटोकॉल यूज़ नहीं हो रहा। जैसे स्टूडेंट दो ममालिक के लोग, जैसे हमारे पास फ्रेंच और जो जर्मन दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, तो तब तक इनको एक दूसरे की बात समझ नहीं आती जब तक कि उनको उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, या फिर जो उनका जो स्पेसिफिक ट्रांसलेटर है वो काम नहीं करेगा। तो अब हमारे पास की एलिमेंट्स होते हैं प्रोटोकॉल्स में। सबसे पहले है हमारे पास सिंटैक्स। जिस तरह हर जो लैंग्वेज होती है उसका सिंटैक्स होता है, एक रूल होता है, इसी तरह हमारी डेटा कम्युनिकेशन का भी एक रूल है। जैसे स्टूडेंट उर्दू में हम देखते हैं जुमले की बनावट। फॉर एग्जांपल एक जुमला है, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर आप कहें जाता हूँ स्कूल में, तो ये सिंटैक्स गलत होगा। तो यानी कि हमें जिस तरह हम उर्दू में फ़ाल, फेल, आई थिंक सो यही होते हैं, मफ़ूल को अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं। इसी तरह हम कम्युनिकेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मेट है, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं सिंटैक्स के तौर पर। ये MCQ पूछा जाता है आपसे कि रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑन द फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड सिंटैक्स। नेक्स्ट है हमारे पास सीमेंटिक्स। तो स्टूडेंट सीमेंटिक्स क्या होती हैं? सीमेंटिक्स में हम देख रहे होते हैं कि हमारी जो बिट्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका जो पैटर्न क्या होगा हमारे पास, या फिर उनका रूट क्या होगा, इनका मतलब क्या होगा, ये किस का एड्रेस है और इस डेटा ने कौन सी मंजिल पर ट्रांसफ़र होना है। तो ये हमारे पास सीमेंटिक्स होते हैं, यानी कि ये हमारे पास रूल्स हैं और ये वो चीज़ें हैं जो इस रूल पर काम करेंगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट आगे आपका ये तमाम कॉन्सेप्ट वाजे हो जाएंगे। और याद रखें, ये भी आपने याद नहीं करना,
सिर्फ आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, सिमेंटिक्स एज इट इज़ आपसे नहीं पूछा जाता। इसके बाद स्टूडेंट ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखें तो इसके अंदर यही है कि हमने किस टाइम पर जिस टाइम पर हमने सेंड किया था, हमारा इतना फास्ट सेंड होना चाहिए कि जो रिसीवर है उसे ठीक से समझ आ सके। दूसरा स्टूडेंट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। इसमें हम करते क्या हैं कि सारा काम एक बड़े प्रोग्राम से करवाने की बजाय हर काम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या छोटे छोटे लेयर्स में तकसीम कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर कहते हैं। स्टूडेंट आपने अपनी इसी कोर्स में डेटाबेस आर्किटेक्चर को भी डिस्कस किया है, तो वही सेम डिफाइन है, बस यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, मॉड्यूल का लफ्ज़ चेंज हुआ है और बाकी डिफाइन एज इट इज़ है। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो इन 3 मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं जब हम किसी फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। वैसे तो स्टूडेंट ये ऊपर एग्जाम्पल भी दी हुई है, तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट की फ़ाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस होती कौन सी हैं। ऐसी फाइल जिसके अंदर यूज़र पासवर्ड को ट्रांसमिट कर रहा होता है या फाइल को कमांड्स दे रहा होता है, ऐसी एप्लीकेशंस को हम पढ़ते हैं फाइल ट्रांसफ़र में। और ये भी आपका एमसीक्यूज़ है, आपसे ये एमसीक्यूज़ पूछा जाता है कि फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं। तो हम 2 काम करते हैं, या तो पासवर्ड को ट्रांसमिट करते हैं या फिर फाइल को कमांड्स देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो स्टूडेंट सर्विसेज मॉड्यूल, इस मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, ये यकीनी बनाता है कि जो डेटा है वो सही पहुंचा है और जो हमारा दूसरा सिस्टम है वो तैयार है। तो स्टूडेंट आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कम्युनिकेशन सर्वर मॉड्यूल हमारे पास ये तय करता है कि जो डेटा हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं वो ठीक है और जहां पर हमने सेंड किया था वो सिस्टम भी रिसीव करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल। ये वो हिस्सा है जो नेटवर्क की तफसीलात को संभालता है। अगर स्टूडेंट हम नेटवर्क को बदलेंगे तो सिर्फ यही मॉड्यूल बदलेगा, बाकी जो हमारा काम है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो यही हमने डेटाबेस में भी पढ़ा था। देखिए स्टूडेंट, इसके साथ साथ मैं आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा देती हूँ, आपकी रिकॉल हो जाता है कि अगर हम एक लेयर को चेंज करें तो दूसरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ये बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, तो ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आपके जो ये लेक्चर है इसकी जान है और ये एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोकॉल। आपसे कहा जाता है कि 3 करेक्टरिस्टिक्स बताएं, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नाम याद करने हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपको नाम याद हैं तो आप उनके बारे में लिखने के काबिल हो जाते हैं लेक्चर सुनने के बाद। तो सबसे पहले है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, दूसरा हमारे पास है मोनोलिटिकल आर स्ट्रक्चर, तीसरा सिमेट्रिकल एंड इज एसिमेट्रिकल और नंबर 4 पर है स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट, अगर 2 डिवाइसेस बराह रास्त जुड़ी हों यानी कि पॉइंट टू पॉइंट, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे और बताना होगा कि डायरेक्ट के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड। जैसे स्टूडेंट, अगर आपका मोबाइल चार्जर के साथ कनेक्ट है तो वो किसकी एग्जाम्पल है? वो डायरेक्ट की है क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है। और दूसरा स्टूडेंट इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में जो सारा हमारे पास जो 2 डिवाइसेस होती हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती बल्कि किसी नेटवर्क से गुजर कर आ रही होती हैं। जैसे हमारा स्टूडेंट ये सिम का जो इंटरनेट होता है वो डायरेक्टली तो अटैच नहीं होता, लेकिन वो हमारे पास सैटेलाइट्स के थ्रू हो रहा होता है, स्पेस के थ्रू हम तक पहुंच रहा होता है। अब हम देखते हैं मोनोलिटिकल और स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है। स्टूडेंट, अगर सारा काम एक बड़े सॉफ्टवेयर पर हो तो वो हमारे पास क्या है? मोनोलिटिकल। मोनो का मतलब ही एक होता है। अगर हम अपनी दूसरी टर्म्स में देखो तो मोनो का मतलब क्या होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। मोनो का मतलब 1 होता है और स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है कि हम उसी काम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में या सब टास्क में डिवाइड कर दें। तो ये एमसीक्यूज़ भी आपसे बहुत पूछा जाता है कि मोनोलिटिकल आपसे लिख दिया जाता है और कहा जाता है कि ये टर्म क्या डिफाइन करती है। तो ये टर्म ये डिफाइन करती है कि सारा काम एक बड़े सॉफ्टवेयर पर हो जो कि मुश्किल काम है, जबकि जो स्ट्रक्चर्ड में हम लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं जो बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में स्टूडेंट क्या होता है कि हमारी दोनों साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि पीयर टू पीयर एंटिटी होती है। ये भी आप याद कर सकते हैं कि पीयर टू पीयर एंटिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिकल में, और सिमेट्रिकल्स में हम क्लाइंट और सर्वर की एग्जांपल को देखते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है। जैसे स्टूडेंट, अगर पीयर टू पीयर में हम करें कि हमारे जो तमाम कंप्यूटर्स हैं वो बराबर होते हैं, अगर हम किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जो एम्प्लॉयज़ के तमाम लैपटॉप्स होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं उनका इक्वल स्टेटस होता है। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम गूगल की और अपने जो पर्सनल लैपटॉप की बात करें तो वो उनका क्लाइंट और सर्वर का ताल्लुक होता है। जो हमारा गूगल का सर्वर है वो हमारा
सर होता है या बॉस होता है, और जो हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं वो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। तो अब स्टूडेंट, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में क्या फ़र्क है? स्टैंडर्ड चीज़ जो सब के लिए हो और उसको सब फॉलो करते हों, उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं। इसके बाद जो नॉन स्टैंडर्ड, जो किसी कंपनी ने बनाया हो, जो सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रहा हो। जैसे स्टूडेंट, अब हमारे पास जो विंडोज़ है वो स्टैंडर्ड है, और नॉन स्टैंडर्ड में क्या हो सकता है कि किसी कंपनी ने अपना कोई भी सॉफ्टवेयर बना लिया हो। तो इस जो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये तीनों पॉइंट्स ही आपने बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं स्टूडेंट। यहाँ जो समरी में मैं हाईलाइट कर देती हूँ, तो इसका मकसद ये है कि आप इन तीनों पर फोकस करें, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। याद रखें, लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 4, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? एक ऐसा नमूना या मॉडल फ्राहम करता है जिसकी वजह से डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को आपस में मिलकर इस्तेमाल कर सकती हैं। चाहे वो किसी भी कंपनी ने बनाया हो, वो स्टैंडर्ड पर पूरा उतरती है और वो चलेगी ही। अब स्टूडेंट, इसकी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, अगर आपका जो मोबाइल है, जो कंपनी का जो आपका मोबाइल है, फॉर एग्जांपल आपका हवावे का मोबाइल हो सकता है, सैमसंग का, तो इसके साथ जो चार्जर होता है स्टूडेंट, वो एक जैसा ही होता है। लेकिन अगर हर चार्जर का जो पोर्ट होता है वो चेंज होता तो ये कितनी मुश्किल थी। वैसे स्टूडेंट, आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि USB-C पोर्ट टाइप के थ्रू आपके जो चार्जर्स बनते हैं, तो आप अपने किसी भी मोबाइल का चार्जर अटैच कर सकते हैं अपने दूसरे मोबाइल के साथ। जैसे स्टूडेंट, घर में होता है कि आपके घर 2 से 3 चार्ज होते हैं और आपकी पूरी फैमिली उसी को यूज़ कर रही होती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड पर बने होते हैं और वो तमाम जो मोबाइल्स होते हैं उनमें कनेक्ट हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड का हमारे पास बहुत फ़ायदा होता है। अब ये MCQ आपसे पूछा जाता है, व्हाट इंश्योर दैट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर कैन वर्क टुगेदर। तो ऐसा कौन सा जो असूल है जो ये जाहिर करता है कि हम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर की चीज़ों को इकट्ठा काम कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्टैंडर्ड हमारे पास ज़रूरी क्यों होता है। तो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है कि जो चीज़ है इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं अगर हमने उसका स्टैंडर्ड डिफाइन किया हो। लेक्चर नंबर 4 का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपका है कैटेगरीज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। हम डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो ये तो आपका MCQs है। नंबर 1 पर डी जॉरी और नंबर 2 पर डी फैक्टो। तो डी जॉरी मतलब बाय लॉ और डी फैक्टो मतलब के बाय फैक्ट्स। और आगे जो हमारा डी फैक्टो है, इसकी डिफरेंट 2 प्रॉपर्टीज है, इन्हें हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डी फैक्टो क्या होता है। इसका मतलब है स्टूडेंट, हकीकत में ये वो स्टैंडर्ड हैं जिन्हें किसी ना किसी कमेटी ने मंजूर किया होता है, लेकिन ये मैंने डी जॉरी का आपको कॉन्सेप्ट समझाना शुरू कर दिया है। पहले आपका डी फैक्टो का कॉन्सेप्ट है, ये मिसकंसेप्शन होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डी फैक्टो क्या होता है। जैसे कि फैक्ट जो हकीकत नहीं होता, इसमें स्टूडेंट ये होता है कि ये ऐसे रूल्स होते हैं या फिर ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो बाय कन्वेंशन ही बन जाते हैं, किसी कमेटी ने मंजूर नहीं किए होते, बस खुद ब खुद स्टैंडर्ड बन जाते हैं। अब अगर मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दूं, जैसे आपका कीबोर्ड है, उस पर स्टूडेंट जो पहली रो होती है वो क्वालिटी होती है। तो अब किसी ने स्टैंडर्ड तो नहीं बनाया था, लेकिन ये यूज़ हो रहे थे, इस वजह से ये यूज़ होने की वजह से स्टैंडर्ड बन गया है। तो ये MCQ आपसे पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड दैट हैव नॉट अप्रूव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बट आर अडॉप्टेड ड्यू टू विस्पर वाइड सेपरेट यूज आर कॉल्ड डी फैक्टो। जो सिर्फ इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से यूज़ होते हैं वो डी फैक्टो हैं। और डी जॉरी यानी कि बाय लॉ, और जो ऑफिशियली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें बनाया होता है उन्हें हम पढ़ते हैं डी जॉरी में। अब स्टूडेंट, हमारी जो डी जॉरी है उसके डिफरेंट 2 टाइप्स हैं। सबसे पहली हमारे पास टाइप है प्रोपेट्री, जिसे हम क्लोज स्टैंडर्ड कहते हैं। तो ये आपका MCQs आ सकता है कि प्रोपेट्री का जो सेकंड नेम है वो क्या है, और दूसरी नॉन प्रोपेट्री यानी कि ओपन स्टैंडर्ड। तो अब हम देखते हैं हमारे पास प्रोपेट्री का मतलब क्या होता है। प्रोपेट्री का मतलब है मालकियत, यानी कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे स्टूडेंट आप देख सकते हैं स्टार्ट का लफ्ज़ ही आपका प्रॉपर्टी से है। ये वो स्टैंडर्ड है जो एक कंपनी बनाती है और सिर्फ इसी के मलकियत होते हैं, यानी कि ये उनकी प्राइवेसी होती है इन अदर वर्ड्स, और ये क्लोज्ड होते हैं, कोई दूसरी कंपनी इसे यूज़ नहीं कर सकती। अब अगर रियल लाइफ की एग्जांपल देखें, जैसे एप्पल की मालकियत, जो हमारे पास एप्पल कंपनी है वो ISO यूज़ करती है। कोई भी एंड्रॉयड जो फ़ोन है वो ISO को इंस्टॉल नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्लोज्ड स्टैंडर्ड है। और ये भी MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि विच स्टैंडर्ड आर होली ओन्ड बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हमारे पास कौन सा है,
वो हमारे पास प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ओपन स्टैंडर्ड होता है, इसे जो डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं और आवाम के लिए खोल देती हैं, इस पर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर HTML, जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, तो स्टूडेंट कोई भी जो इंसान है वो इसी लैंग्वेज में वेबसाइट डेवलप कर सकता है, ये किसी भी कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड कौन से होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी, नंबर 2 पर है फ्रिम्स एंड नंबर 3 पर है रेगुलेटरी एजेंसीज। तो स्टूडेंट इनको आपने याद बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती, लेकिन ये आपके MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी एब्रीवेशन आ सकती है कि ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा MCQs ये आ सकता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो ISO इज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। और नंबर 3 पर आपसे ये MCQs पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी कंट्रीज इंक्लूडेड इन ISO, तो 82 कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन ISO। नंबर 3 पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो वो किसने बनाया था, ISO। तो स्टूडेंट इसकी जो ट्रिक है यही है कि अगर आपसे ISO के बारे में पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि OSO मॉडल किसने बनाया था, तो वो ISO ने बनाया था। अगर ये पूछा जाए कि ISO ने कौन सा मॉडल बनाया था, तो वो OSI मॉडल बनाया था। इसके बाद है ITU। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट हम ये देखते हैं यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट MCQ है स्टूडेंट, वो है CCIT। तो ये MCQ इस तरह से पूछा जाता है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मली नोन एज CCITT। तो स्टूडेंट CCITT को हम किस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, इसे हम ITUT में पढ़ते हैं। और ये MCQs आपका रिपीटेड था, ये पास्ट पेपर में आया हुआ था, इस वजह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो स्टूडेंट ये अदारा टेलीफोन और टेलीग्राम के पूरे निज़ाम को पूरी दुनिया के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए काम करता है, और पहले स्टूडेंट इसे हम CCIT के नाम से जानते थे। इसके बाद स्टूडेंट इसके जो मशहूर स्टैंडर्ड है वो हमारे पास V सीरीज़ है, और V सीरीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, टेलीफोन के जरिए मैसेज को भेजना। तो स्टूडेंट ये भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि X सीरीज़ और Y सीरीज़ कौन से नेटवर्क की एग्जाम्पल्स हैं, तो ये हमारे पास ITUT की एग्जाम्पल है। और दूसरा स्टूडेंट ये आपसे एब्रीविएशन आ सकती है कि ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्किंग। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट ANSI। तो ये भी स्टैंड फॉर याद रखना है कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट ये MCQs आपका आपके असेसमेंट्स में भी आता है, और इसके साथ साथ आपके क्विज में भी आया है, प्लस आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अदारा है या ऐसी कौन सी कॉर्पोरेशन है जो नॉन प्रॉफिट है। तो स्टूडेंट अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशन है, जो कि USA के साथ एफिलिएटेड नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें हम डिस्कस क्या करते हैं, इसके अंदर प्रोफेशनल सोसाइटीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस होती हैं, और गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि विच कॉर्पोरेशन विच इंस्टीट्यूट डिफाइंस प्रोफेशनल सोसाइटीज़ एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन, तो वो कौन है, वो ANSI है। नंबर एंड पर आपके पास आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। स्टूडेंट इसकी एब्रीविएशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंड फॉर, तो ये आपने याद रखना है IEE। तो ये हमारा लार्जेस्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इन द वर्ल्ड, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट MCQs है। ये इस तरह पूछा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की सोसाइटी कौन सी है, तो स्टूडेंट वो कौन सी है, IEEE। जैसे नाम से ही जाहिर है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इंजीनियरिंग की ही होगी। और इसके बाद स्टूडेंट ये ओवरसीज में जो टेलीकम्युनिकेशन होती है, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन होती है, इसी का स्टैंडर्ड इसने बनाया था। जो थर्ड पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है स्टूडेंट, ये बेतहाशा MCQs आ रहा था आपके क्विज में कि लैन जो हमारे पास नेटवर्क है वो कौन सी कमेटी ने या किस कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट है, तो वो हमारे पास IEE कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट, ये वाली चीज़ें आपने नहीं करनी क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हाईलाइट इसीलिए करवाई थी मैंने कि आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं ताकि ये रह ना जाए, लेकिन स्टूडेंट फिर भी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत फजूल किस्म की चीज़ें हैं, ये आपने नहीं करनी। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, हाँ जी, जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक्स आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हमारे पास है लाइन कन्फिग्रेशन। हमने ये तो पढ़ लिया कि नेटवर्क में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जुड़ी होती हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइन कन्फिग्रेशन में हम ये पढ़ते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस एक लिंक के साथ किस तरह से जुड़ी होती हैं। नेटवर्क में हम पढ़ते हैं कि जुड़ी होती हैं, और लाइन कन्फिग्रेशन में हम पढ़ते हैं किस तरह से जुड़ी होती हैं। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना।
नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट ये आपका इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी कि हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो पॉइंट टू पॉइंट और नंबर 2 पर होती है मल्टी पॉइंट। और मल्टी पॉइंट की भी आगे 2 डिफरेंट डिवाइस टाइप्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कन्फिग्रेशन। इसमें 2 डिवाइसेस के दरमियान एक डेडिकेटेड वायर होती है। स्टूडेंट इस वायर के थ्रू पूरी कमेटी जो पूरी हमारे पास कैपेसिटी होती है वो इन्हीं 2 डिवाइसेस के लिए होती है और कोई तीसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये आपका की पॉइंट है इस पॉइंट का कि सिर्फ 2 ही डिवाइसेस के पास कैपेसिटी होती है उस नेटवर्क को यूज़ करने की, कोई भी तीसरा इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इसे हम किस में पढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट में। जैसे स्टूडेंट आपका टीवी और जो आपका रिमोट है, तो टीवी और रिमोट का जो कनेक्शन है इसके अंदर कोई भी तीसरा उसके साथ इंटर कनेक्शन नहीं कर सकता। आप अगर रिमोट का बटन प्रेस करते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपका फ़ैन ऑफ हो जाए। आपका रिमोट के साथ सिर्फ आपका टीवी ही कनेक्ट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टी पॉइंट कन्फिग्रेशन। तो स्टूडेंट मल्टी पॉइंट कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कि एक जो चीज़ है वो मल्टीपल के साथ कनेक्ट हुई है, इसके पास कैपेसिटी है एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ कनेक्ट होने की। इसमें स्टूडेंट एक ही तार को 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस इस्तेमाल करती हैं और जो लिंक की कैपेसिटी होती है उसको हम शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट अगर आप क्लास में देखें या फिर आप हमारी यहीं की एग्जांपल लें कि मैं एज अ टीचर एक सेंडर हूँ, लेकिन सुनने वाले मिलियंस में स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर एक सेंडर है और रिसीवर बहुत सारे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट की जो टीचर की आवाज़ है वो सबके साथ शेयर हो रही है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो 2 डिफरेंट टाइप्स में हमने इसे डिवाइड किया है। सबसे पहले जो हमारे पास डिवाइड है वो है स्पेशल शेयरिंग। तो स्पेशल शेयरिंग में अगर स्टूडेंट कई डिवाइसेस एक ही वक्त में लिंक करती हैं तो उन्हें हम स्पेशल शेयर्ड में पढ़ते हैं। और इसके बाद टाइम शेयर का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास टेम्परेरी होता है कि जो डिवाइसेस होती हैं उनका टाइम फिक्स होता है और वो उसी टाइम तक आपस में कनेक्ट कर सकती हैं। तो ये आपने याद रखना है, स्पेशल में बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट करती हैं और जो टेम्परेरी होती है ये टाइम शेयरिंग होती है, इसमें कम जो डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्ट करती हैं और उनका एक टाइम सेट होता है। इसके बाद स्टूडेंट आपके इस लेक्चर में जस्ट यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले स्टैंडर्ड की डिफाइन, फिर इसकी ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और लाइन कन्फिग्रेशन और इसकी जो कैटेगरीज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लेक्चर नंबर 5 की तरफ। टोपोलॉजी जो स्टूडेंट हमारे पास एक नेटवर्क होता है या नेटवर्क का मॉडल होता है जिसे हम ज्योमेट्रिक शेप्स में बनाते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो बेस्ट डिफाइन है वो यही है कि हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ऊपर जो तमाम कंसेप्ट्स पढ़े हैं नेटवर्क्स के या फिर हम ऑन टू पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो हमारे कंसेप्चुअल होते हैं। हम माइंड में उनका कोई स्केच नहीं बना सकते। टोपोलॉजीज में हम उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी नेटवर्क की। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये एमसीक्यूज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो डिफाइन गिवन है आप इन्हें देख सकते हैं, इन्हें याद करने की एज इट इज़ ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर मैंने डिफाइन पढ़ा दी है वही इनफ है। हमारे पास 5 तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, मैश, स्टार, ट्री, बस एंड रिंग। तो स्टूडेंट इनके दरमियान बहुत हमारे पास गहरा रिलेशन होता है। सबसे पहले कि पीयर टू पीयर में क्या होता है कि सबकी जो स्टेटस होता है वो सेम होता है और वो इक्वली शेयर कर रही होती हैं। जबकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, इस कॉन्सेप्ट में जो कंट्रोल होता है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ। तो ये भी आपके एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं मैश टोपोलॉजी जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर स्टूडेंट हर डिवाइस एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होती है दूसरी डिवाइस के साथ। स्टूडेंट इसमें 2 पॉइंट्स आए हैं आपके, डेडिकेटेड लिंक होगा यानी कि स्पेसिफिक लिंक होगा, और पॉइंट टू पॉइंट लिंक होगा हर डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ। तो इसी तरह स्टूडेंट जैसे ये मैश टोपोलॉजी हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आप इसे इस फार्मूले के साथ याद रख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट ये एमसीक्यू से आपसे पूछा जाएगा या फिर आपको एक सिनेरियो बनाकर दे दिया जाएगा, जैसे आपकी जीबीडी में आया था, मैंने जीबीडी की भी आपको वीडियो प्रोवाइड की थी। तो आपने फाइंड आउट कैसे करना है, जितने आपके पास नोड्स होंगे, नोड्स क्या होते हैं कंप्यूटर 1 2 3 4 5, तो 5 नोड्स है। हमने फार्मूला क्या लगाना है, n माइनस n मल्टीप्लाई n माइनस 1 ओवर 2। तो n की जगह 5 आएगा, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और -1 के साथ कर देंगे और डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। तो स्टूडेंट यही फार्मूला है जिसके थ्रू आप किसी भी मैश टोपोलॉजीज में लगे हुए नोड्स और लिंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपने लिंक फाइंड आउट करने हैं तो आप इस फार्मूले के अंदर टोटल नोड्स को डालकर n की जगह आप नोड की वैल्यू डाल देंगे और आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने पोर्ट्स फाइंड आउट करने हैं तो स्टूडेंट जितने आपके पास नोड्स लगे होते हैं उससे एक कम
हमारे पास टोटल पोर्स की तादाद होती है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास इसका जो नुकसान है वो क्या होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारी वायर्स बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं। अगर हम मैश टोपोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर दें तो क्या होगा, हमारी पूरी दुनिया में तो तारों का जाल ही बिछ जाएगा। और दूसरी बात कि अब हम इतनी तारें भी तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसीलिए स्टूडेंट हमारी मैश टोपोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। लेकिन अगर इसका हम फ़ायदा देखें तो इसका फ़ायदा बहुत है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ये हमारे पास ये एमसीक्यूज़ आपका आता है कि कौन सी टिपोलॉजी जो हमारे पास रिबस्ट है, तो रिबस्ट हमारे पास मैश टिपोलॉजी है। अगर एक लिंक फेल भी हो जाता है तो दूसरे पर उसका इफेक्ट नहीं होता और ना ही उसकी प्राइवेसी लीक होती है। और दूसरी बात स्टूडेंट, ये पॉइंट टू पॉइंट होता है, तो अगर एक के अंदर फॉल्ट है तो हम इजीली उसे ठीक कर सकते हैं, हमें मुश्किल पेश नहीं आती, हमें तमाम जो सिस्टम है उन्हें चेक नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। स्टूडेंट ये टोपोलॉजीज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपका एक एक पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। स्टूडेंट जिस आपके एमसीक्यूज़ में जहाँ पर भी हब या कंट्रोलर की बात आ रही हो तो आपने उसे स्टार समझ लेना है, क्योंकि स्टूडेंट एक वाहिद यही हमारे पास टोपोलॉजी है जिसके अंदर हम हब की बात कर रहे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हर जो हमारे पास डिवाइस होती है वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक होती है सेंट्रल हब के साथ, और या फिर जिसे हम कंट्रोलर भी कहते हैं। और जो डिवाइसेस होती हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होती। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि मैश में डायरेक्टली भी कनेक्ट होती हैं और जबकि जो हमारी स्टार है उसमें डायरेक्टली नहीं होती बल्कि एक हब के थ्रू होती हैं। और जो कंट्रोलर होता है वो एज आ एक्सचेंज काम करता है। इसमें होता क्या है कि हम जिस डिवाइस को सेंड करते हैं डेटा, वो उस डिवाइस के पास डायरेक्ट नहीं जाता बल्कि वो हमारे सेंट्रल सिस्टम के पास जाता है, और वहाँ से वो जो सेंट्रल सिस्टम होता है वो उसका एड्रेस देख के उसे स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर सेंड कर देता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, अगर आपको एक्सपीरियंस हो कि जब आप छोटे होते थे तो आपकी क्लास में एक पास हुआ करता था, जिसके पास पास होता था वो बाहर जा सकता था। तो स्टूडेंट अगर आपने पानी पीने भी जाना होता था तो वो पास होना आपके पास ज़रूरी था। इसीलिए स्टूडेंट यही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सेंटर के पास सबसे पहले जाएगा और सेंटर फिर देख के उसे सेंड करेगा, यानी कि ये सिक्योरिटी इसकी बहुत इम्प्रूव होती है। और इसके अंदर इस लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट इसकी सिक्योरिटी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेटली डिलीवर हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारी डेटा की प्राइवेसी नहीं होती, इसका जो हमारे पास फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा कि हमारी केबल्स कम यूज़ हो रही हैं और ये लेस कॉस्टली है। जाहिर सी बात है जब पोर्ट्स कम लगेंगी तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी और इसे कॉन्फ़िगर करना और इसे इंस्टॉल करना आसान है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, कितना तारों का जाल बिछा हुआ था और हमें कितना टफ था, लेकिन हमने ये जो फार्मूला पढ़ा इससे थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो गया है। तो ये हमें एडवांटेजेस होता है। और दूसरी बात कि रिबस्ट हमारे पास होती है। अगर एक फ़ाइल का लिंक अगर ख़राब होता है तो पूरा नेटवर्क ख़राब नहीं होता बल्कि उसी फॉल्ट को हम ठीक कर लेते हैं, और जो हमारे पास फॉल्ट को डिटेक्ट करना वो भी बहुत आसान होता है। अब इसके नुकसानात क्या हैं स्टूडेंट, कि इसमें केबल्स तो कम होती हैं मैश से, लेकिन केबल्स तो फिर भी होती हैं क्योंकि एक हब है और हब के साथ हर केबल ने अटैच तो होना है। और दूसरी बात स्टूडेंट कि ये हमारे पास यही यहाँ पर यही सिर्फ एक नुकसान है, बाकी तो इसके तमाम फ़ायदे ही हैं। अब अगर हम देखें ट्री टोपोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट, आपकी जो ट्री टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी है इसके अंदर एज इट इज़ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपने इसका डिफरेंस इस बात से याद रखना है कि इसके अंदर हमारे पास दो हब होते हैं, एक हमारे पास प्राइमरी हब होता है और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी हब होता है। इसमें होता क्या है स्टूडेंट कि हमारा जो प्राइमरी हब होता है उसके साथ सेकेंडरी हब जुड़े होते हैं, और जो सेकेंडरी हब के साथ डिफरेंट नोड्स होते हैं वो डेटा सेंड करते हैं अपने सेकेंडरी नोड को, और सेकेंडरी नोड जो होता है वो अपने प्राइमरी नोड को डेटा सेंड करता है। तो स्टूडेंट इसमें अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। जो प्राइमरी है वो पेरेंट है और जो सेकेंडरी है वो हमारे पास क्या है, वो चाइल्ड है। हायरार्की हमारे पास बन जाती है। स्टूडेंट इसके अंदर ये देखें, जो सेंट्रल हमारे पास हब होता है उसे हम एक्टिव हब कहते हैं। जो मेन हब होता है हमारे पास जो और ये हमारे पास कंटेन करता है रिपीटर को। ये दो एमसीक्यूज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव हब कंटेन रिपीटर। और रिपीटर अब क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज और डिफाइन भी कि रिपीटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट रीजनरेट द डिवाइस रिसीव्ड बिट पैटर्न बिफोर सेंडिंग देम टू आउट। तो स्टूडेंट ये रीजनरेट कर देती है हमारी रिसीव्ड पैटर्न को इससे पहले कि हम इसे सेंड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट ये टोपोलॉजी मैं अगेन आपको कह रही हूँ, आपसे एज इट इज़ तो नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ये हो सकता है कि आपको 3 कॉलम दे दिए जाएँ और इसके अंदर लिखा हो कि आप जो ठीक करेक्टरिस्टिक है उसके सामने स्पेसिफिक टोपोलॉजी का नाम लिखें। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्टिव और पैसिव हब होता है, इसके अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। स्टूडेंट इसके भी हमारे पास डिफरेंट एडवांटेजेस हैं।
सबसे पहले है कि जो सेकेंडरी हब होता है वो अटैच होता है मैनी डिवाइसेस के साथ, और वो जो मैनी डिवाइसेस होती हैं वो जो सेकेंडरी हब होता है वो सेंट्रल के साथ अटैच होता है। इससे क्या होता है कि हम डिस्टेंस बहुत दूर दूर तक भी सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और हमारे पास ये सर्विस बहुत अच्छी है। और दूसरा बात कि स्टूडेंट ये हमारे पास टाइम सेंसिटिव नहीं होती, क्योंकि हम इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट जो स्टार टोपोलॉजी के हमारे पास एडवांटेजेस हैं वो स्टिल इसमें मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बस टोपोलॉजी। तो स्टूडेंट बस टोपोलॉजी स्टूडेंट यहाँ पर ड्रॉप लाइन और टैब का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करवा देती हूँ। बेसिकली स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास एक ड्रॉप लाइन होती है। अब ड्रॉप लाइन क्या है? ये एक कनेक्शन है दो डिवाइसेस के दरमियान और मेन केबल के दरमियान, जिसे हम बैकबोन के तौर पर भी पढ़ते हैं। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास टैब है जो एक कनेक्टर होता है। यहाँ पर आपको दिया गया है ड्रॉप लाइन क्या है स्टूडेंट, जिसके थ्रू वो कनेक्ट है, और दूसरा हमारे पास क्या है? टैब। सॉरी यहाँ से थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो गया। यहाँ पर हम बस टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं। यही स्टूडेंट मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि ये तो हमने जो ट्रिक थी वो इसीलिए रखी हुई थी ना कि बैकबोन के तौर पर हमारी कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होती है? बस टोपोलॉजी। तो स्टूडेंट ये आपकी बेस्ट ट्रिक है एग्जाम के लिए भी, कि जहाँ पर भी आपको बैकबोन का लफ्ज़ नज़र आएगा टोपोलॉजी के हवाले से, तो आपने आंखें बंद करके उसे बस टोपोलॉजी पर टिक कर देना है, और ये बेस्ट ट्रिक है आपकी बस टोपोलॉजी के लिए। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपके पास एक ड्रॉप लाइन होती है और एक टैब होता है। अब ड्रॉप लाइन क्या होती है? वो वायर जिसके थ्रू एक बस के साथ कंप्यूटर अटैच होता है। जैसे स्टूडेंट अब ये हमारे पास केबल का एंड है, ये हमारे पास स्टार्ट है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर एक तार है जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर अटैच है। जैसे स्टूडेंट आपका एक प्रिंटर है तो वो डिफरेंट कंप्यूटर के साथ अटैच है। यही एग्जांपल आपके पास बस टोपोलॉजी की है। और स्टूडेंट ये हमारे पास इसके अंदर जो अगर हम टैब देखें तो टैब का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब स्टूडेंट इसके अगर हम फ़ायदे देखें तो ये हमारे पास बैकबोन होती है, और ये एफिशिएंट भी बहुत होती है, क्योंकि एक ही तार के थ्रू सारा काम कर रहा होता है। और दूसरी बात ये भी है कि इसके अंदर मैश टोपोलॉजी और जो स्टार और ट्री थी उससे कम केबलिंग होती है। और स्टूडेंट हमारी जो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में फ़र्क ही ये है कि इसके अंदर एक केबल के साथ अटैच होता है और वो जो होता है वो सेंट्रल हब होता है। तो ये डिफरेंस आपका इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि स्टार में हब होता है और जो हमारी बस टोपोलॉजी होती है उसमें एक सेंट्रल वायर होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले कि हमें डिवाइस को ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरी बात कि हमारी प्राइवेसी लीक हो जाती है कि जब चीज़ें सारी सीरीज़ में लगी हुई हैं तो जो हम मैसेज सेंड करेंगे वो पहले के पास जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारा सेंट्रल केबल ही ख़राब हो गई है तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो इसका हमारे पास नुकसान ये था। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यही दो टॉपिक्स हैं जो आपने लेक्चर नंबर 5 में कवर किए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। आई थिंक हमें वीडियो को वैनिश करना चाहिए, क्योंकि आपके लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 40 मिनट से अबव हो चुका है। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको डिफरेंट बुक्स की बहुत अच्छी लेक्चर प्रिपरेशन करवाई जा रही है, आपके मिड टर्म प्रिपरेशन करवाए जा रहे हैं, बेस्ट लेक्चर दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर वीडियो के लेक्चर 4K की क्वालिटी के साथ अवेलेबल हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेलोज़ के साथ शेयर करें, और स्टूडेंट कमेंट ज़रूर किया करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। फ़ी अमानिल्लाह।